समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बस्ती दौरा है। कैंसर पीड़ित सपा कार्यकर्ता मोहम्मद याकूब से उनके घर पर मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बस्ती का दौरा। कैंसर पीड़ित सपा कार्यकर्ता मोहम्मद याकूब से उनके घर पर करेंगे मुलाकात। दोपहर 1 बजे बस्ती पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश यादव घघोवा पुल पर सपा कार्यकर्ता करेंगे अखिलेश का स्वागत। दिवंगत विधायक नंदू चौधरी के घर भी जाएंगे अखिलेश। परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करेंगे अखिलेश यादव। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भविंदर जुड़ गए। भविंदर, आज अखिलेश यादव बस्ती आ रहे हैं, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या कुछ जानकारी है? जी, जो है आज देखिए कि 1 बजे लमसम जो है बस्ती में आज अखिलेश यादव का दौरा है, जो कि ये पूर्व विधायक थे जो है नंदू चौधरी जी, जिनके उससे आज उनका जो है एक तरफ से कहा जाए ब्रह्मभोज है, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और वहीं एक दूसरा प्रोग्राम है उनका, कैंसर से पीड़ित जो है एक याकूब खान जो है एक है वो मेडिकल कॉलेज के पास, उनके वहां भी जाएंगे। तो इनका लगातार ये दौरा है जिसमें काफी जो है लोगों ने पूरी तैयारी कर लिए हैं और उनके जो है घघौवा पुल बस्ती पहुंचते ही जो बॉर्डर पर उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद 4:20 पर उनका फिर बस्ती से लखनऊ के लिए ये रवाना करेंगे। एक तो वो मोहम्मद याकूब से मुलाकात करेंगे, फिर साथ ही वो दिवंगत जो विधायक रहे उनके नंद, उनके यहाँ भी मिलने के लिए जाएंगे। जी, तो विधायक जी के यहाँ उनके परिवार को शोक संतावना जो है प्रदान अपना उनके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद याकूब खान जो कैंसर से पीड़ित है उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। जी, आखिर इसके बाद क्या कुछ पूरा शेड्यूल है आज का अखिलेश यादव का? जी, उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और देखा जाए कहीं न कहीं और मिलते हुए और काफी समय भी वहां देंगे और बस्ती से फिर जो है उनका शाम 4:20 पर फिर बस्ती से लखनऊ के लिए रवाना करेंगे। बबुंद्र, आखिर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं अखिलेश यादव के आगमन को लेकर और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? जी हाँ, तैयारियां जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से और सुरक्षा व्यवस्था में भी जो है प्रशासन पूरी तरीके से लगा भी है और कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है अपने नेता के आने के लिए स्वागत में पूरी जोर शोर से लग चुके हैं। बस्ती बॉर्डर पर जो कि ये घघौवा पुल है, जहां पर लोग अभी से ही पहुंचना शुरू कर दिए हैं और हमको लगता है कि अभी जो है 12 बजे के करीब में लमसम 12 सवा 12 के उनका स्वागत करेंगे और 1 बजे वो दिवंगत जो विधायक है नंदू चौधरी उनके आवास जा करके और उस मतलब वहां पर अपना जो उनका जो तस्वीर है उस पर अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शुक्रिया बबुंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। खबर रामपुर से है, जहां सपा विधायक आजम खान आज कोर्ट में पेश होंगे। शत्रु संपत्ति केस में जमानत पर आज होगी सुनवाई। सपा विधायक आजम खान आज कोर्ट में होंगे पेश। एमपी एमएलए कोर्ट में रोजाना हो रही है मामले की सुनवाई। शत्रु संपत्ति केस में जमानत पर आज होगी सुनवाई। आजम खान की 4 अन्य केसों में भी सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति केस का यह मामला है जिसमें जमानत पर आज सुनवाई होनी है। इससे अलग 4 और केस में उनकी सुनवाई चल रही है और आजम खान आज इसी को लेकर कोर्ट में पेश होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार यानी कि रोजाना सुनवाई हो रही है।
खबर देहरादून से है, जहां राज्य भर में एक बार फिर से बिजली का संकट गहरा गया है। लगातार बिजली की कटौती से त्राहिमाम बचा हुआ है। देहरादून से खबर, राज्य भर में फिर बढ़ी बिजली की मांग। लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान हैं लोग। विभाग नहीं कर पा रहा है बिजली की आपूर्ति। आज के लिए राज्य ने 55 मिलियन बिजली यूनिट की डिमांड का आकलन किया है। विभाग को तमाम स्रोतों से महज 46 मिलियन यूनिट ही बिजली मिल पा रही है। सोचेगा कि 46 मिलियन बिजली मिल पा रही है, जबकि जरूरत 55 मिलियन की, यानी कि लगभग 10 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। 100% बिजली उपलब्ध करा पाने में विभाग नाकाम है। लगातार उत्तराखंड से बिजली संकट को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। विभाग का कहना है कि तमाम स्रोतों से उसके पास महज 46 मिलियन यूनिट ही बिजली की आपूर्ति हो रही है, यानी कितनी ही बिजली उसके पास है, जबकि उत्तराखंड में डिमांड 55 मिलियन यूनिट की है। आज पेश होने जा रहे बजट को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बजट पेश होने से पहले तमाम लोगों के साथ रहने वाला यह बजट सरकार बता रही है। आज 63,000 करोड़ का बजट पेश होगा। इसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि किसान, युवाओं, व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। राज्य का बजट आज पेश होने जा रहा है। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, किस तरीके का बजट, कैसी उम्मीद की जाए? जनता के हितों को हम जिस प्रकार से हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उसको कहीं ना कहीं आप इस बजट में पाएंगे। और जनता का बजट, जनता के लिए बजट, जनता की सरकार के द्वारा। और जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने आम जनता से सुझाव मांगे, हितधारकों से उनसे सुझाव मांगे, उनसे बैठ के हमारी चर्चाएं हुई है। ये सब पहली बार हुआ और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये सारी बातें बजट में आपको दिखाई देंगी। लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। भले ही आप लोगों ने तमाम लोगों के साथ जो है संवाद भी स्थापित किया, रायशुमारी भी की। अभी बजट पेश नहीं हुआ, वो कैसे कह सकते हैं? और मैं भी अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उसमें क्या देने वाला हूँ, तो विपक्ष कैसे कह सकता है? क्योंकि यदि बजट पेश होने से पहले वो अपना अनुमान लगा रहे हैं, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं उनका सिर्फ ध्येय विरोध करना है। विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक बजट पेश नहीं हुआ उस पर उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस बार का बजट, वैसे तो हमारी सरकार हमेशा बजट बहुत अच्छा देती रही है, इस बार का बजट हर क्षेत्र को हम लोग उसमें कुछ ना कुछ उनके लिए प्रावधान करने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप समझिए कि अच्छा बजट ही होगा। किसानों से, युवाओं से, तमाम जो व्यापारियों से आप लोगों ने बातचीत की, क्या इन सबको भी जो है ये छूने वाला बजट होगा? मैंने कहा ना कि ये पहली बार एक्सरसाइज की है हमारे द्वारा कि हम लोग हितधारकों से मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मौजूद रहे। 3.5 घंटा हम नैनीताल में बैठे हैं कुमाऊं मंडल के उन हितधारकों के साथ, और 2.5 घंटा देहरादून में बैठे गढ़वाल मंडल के तमाम उन हितधारकों के साथ। और 27 मई 2022 तक हमने सामान्य जनता से भी अपने सुझाव मांगे। तो आप देखिए, ये सारी चीज़ें हम खाली औपचारिकतावश नहीं कर रहे हैं, और हमने जनता को कहा है कि हम उसमें पेश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें जोड़ रहे हैं। और किसानों से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, व्यापारियों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, पलायन के लिए जो बात आती है, हमारा पर्यटन प्रदेश है, उसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यानी सभी बिंदुओं को हम छू रहे हैं। और निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि मैं तो एक साधारण परिवार से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से समस्याएं सामने रहती हैं। उन सब बिंदुओं पे हम इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान कर रहे हैं। और आप जानते हुए जिस प्रकार से हमारे प्रदेश है, छोटा प्रदेश है और बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हमारे यहाँ नहीं है, उसके बावजूद हम अच्छा बजट दे रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा बड़ा बजट हम इस बार दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझिए कि बहुत अच्छा बजट होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि राज्य के हर तबके को छूने वाला ये बजट होगा, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून।
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बीजेपी सरकार की सफलता के 8 वर्ष पूरे होने पर भागलपुर लाजपत पार्क के मैदान में मोदी सरकार के किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यों का बखान किया। वही कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत विश्व गुरु बनेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि हमें 2005 से 2014 के भारत को याद रखना चाहिए। वह समय कितना डरावना था, न तो बिजली की अच्छी व्यवस्था थी, न ही सड़कों की व्यवस्था थी। एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्र को सफल बनाने का कार्य किया गया। भागलपुर नवगछिया मढ़वा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बारातियों से भरी एक ऑटो को रौंद दिया है। आपको बता दें कि घटना में 5 बारातियों की मौत होने की सूचना आ रही है, तो वहीं 5 शवों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके से ही ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया, जबकि चालक और सहचालक भागने में सफल रहे। ये एक्सीडेंट जो है NH 31 स्थित जनता दरबार ढाबा के समक्ष हुआ है। बाराती जो है टेम्पू से जा रही थी, रुपौली से नारायणपुर की तरफ जा रही थी और रास्ता में जाने के क्रम में ट्रक जो है अनियंत्रित होकर सामने से धक्का मार दिया, जिससे कि 5 व्यक्ति की मृत्यु स्पॉट पर ही हो गया। कौन गाड़ी था? ट्रक टेम्पू था, टेम्पू पर सवार थे और ट्रक वाला धक्का मार दिया और इसमें 2 जो है मायागंज में अभी रेफर किया हुआ है, उनका भी स्थिति अभी नाजुक बना हुआ। महाराजगंज जनपद के सेसुआ कस्बे के वार्ड नंबर 21 विवेकानंद नगर में आज सुबह मोहल्ले के बाहर रोड पर अचानक एक विशालकाय अजगर निकल आया। अजगर सांप को देखकर दहशत में आए लोगों के द्वारा आनन फानन में सभासद मोहम्मद हासिम अंसारी को बुलाया, जिसके बाद सभासद ने मोहल्ले के लोगों के द्वारा सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर को मच्छरदानी में पकड़ा और वन विभाग को बुलाकर सौंप दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 महीने में दूसरी बार अजगर निकला है। जहां पर अजगर निकला है वहीं नजदीक में ही रेलवे की जमीन है, जहां पर झाड़ियां हैं, जिसमें और भी सांप रहने की संभावना है, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र में केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। केमिकल का एक गोदाम जहां पर अचानक से आग लग गई। जब लोगों ने वहां धुआं उठता हुआ देखा तो उन्होंने दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नवादा पुलिस ने 2 अलग अलग लोगों से लेवी के 23 लाख रुपए मांगने के आरोप में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस के हाथ ये एक बड़ी कामयाबी लगी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस के पीछे चेहरे ढके हुए ये 7 लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इन्होंने 2 लोगों से लेवी के 23 लाख रुपए मांगे थे और जिसके बाद पुलिस ने इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पुलिस के
हाथ एक बड़ी कामयाबी। साथ ही इन आरोपियों से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बोधगया थाना क्षेत्र के सीमा पर पुलिस की नजर रहने के बाद भी बोधगया में शराब पहुंचने का सुराग पुलिस कई महीनों से लगाने की कोशिश कर रही थी। वहीं शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एसडीपीओ अजय प्रसाद ने एक जाल बिछाया और शराब लाने की जगह का भांडाफोड़ किया। एसडीपीओ ने बोधगया थाना क्षेत्र में बन रही नकली शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। अवैध फैक्ट्री बोधगया गया मुख्य सड़क के डीवीसी सुपर पावर ग्रिड के सामने स्थित पुरानी बिल्डिंग में चल रही थी, जहां फैक्ट्री में पुलिस को भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड के लोगों लगा शराब का जखीरा बरामद हुआ। इसी दौरान बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें, रैपर, ढक्कन सहित सैकड़ों नकली विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। वहीं मौके पर शराब कारोबारी से जुड़े 4 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा में पुलिस ने बहादुर बेटियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि बहादुर बेटियों ने यमुना नदी में डूब रहे युवकों को अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया, जिसके चलते उन्हें आगरा एसएसपी ने साहस और वीरता उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया है। वहीं आगरा एसएसपी ने बहादुर बच्चियों की सराहना की है और साथ ही समाज के लिए नई मिसाल भी बताया है। देखिए, डौकी क्षेत्र में नहाते हुए 3 लड़के डूब गए थे गहरे पानी में। ये 2 बच्चियां थीं और साहसिक बच्चियां कहूँगी और इनके 2 भाई थे। इन्होंने उन्हें डूबते हुए जो तीनों लड़के थे, इन्होंने छलांग लगाई, बच्चियों ने भी लगाई, इनके दोनों भाइयों ने भी लगाई और उन्हें सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ये बहुत साहसिक कार्य है और इसी काम के लिए मेरे द्वारा आज इन्हें पुरस्कृत किया गया है और इनका उत्साहवर्धन किया गया है और एक ऐसा साहसिक कार्य है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। बिहार के मधेपुरा से पंजाब जा रही बस कुशीनगर जिले के NH 28 पर हाटा कोतवाली के बगनाथ चौराहे पर हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार बस आगे खड़ी ट्रक में जाकर घुस गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 29 अन्य लोग घायल हैं। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। हादसा सोमवार देर रात का बताया जा रहा है, जब बस ड्राइवर को झपकी आने की वजह से वह रोड किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। आप में से बहुत से लोगों ने फिल्म कलाकारों या खिलाड़ियों की दीवानगी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलती देखी होगी, लेकिन किसी राजनेता या किसी मुख्यमंत्री को लेकर इतनी चाहत कि वह उसके बर्थडे पर खास तोहफा देने के लिए अपने शरीर पर टैटू खुदवा ले, यह शायद बहुत ही कम देखा होगा या सुना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रशंसक बाकी चाहने वालों से कुछ अलग है। इस शख्स का नाम यामीन सिद्दीकी है। यामीन शुरू से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनकी कार्यशैली और जन योजनाओं से प्रभावित है। उसकी दीवानगी मुख्यमंत्री के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि योगी के जन्मदिवस पर उसने विशेष उपहार देने के लिए अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा लिया। देखिए, आज से 2 साल पहले हमने वीडियो देख रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बातें कही वो मुझे सारी पसंद है। और उसके बाद में 5 तारीख को जन्मदिन था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उसी मौके पर मैं आगरा गया और आगरा मैंने टैटू बनवाया और इसी के साथ मैंने उनको एक तोहफा छोटा सा देने की कोशिश की है जन्मदिन पर। और यही कहना चाहते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, ऐसा होता नहीं है कि हर मुस्लिम समाज में हर कोई विरोध करता हो योगी जी का और मोदी जी का, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो तो हर कास्ट में होते हैं, है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के देवरिया जिले में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
यहां आपसी कहासुनी में पिता पुत्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वही घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मामला रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव का है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात टीकर गांव के रहने वाले अमरनाथ निषाद धारदार हथियार लेकर महाराजगंज गांव पहुंचा और घर में के बाहर सो रहे शहीद नजीर और सोनू का गला रेत दिया गया, जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वही सोनू गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में यह हत्या हुई। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से 3 व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालात स्थिर हैं। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।